हाय हेलो एवरीवन। सो ब्रोकिंग सेक्टर से एक और स्टॉक है एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटीज। इस पे आज हम डिस्कशन करेंगे कंपनी का। ये जो लास्ट फाइनेंशियल ईयर था FY24, ये काफी अच्छा रहा है। इसको भी आप एक टर्न अराउंड बिजनेस बोल सकते हो बिकॉज कंपनी के ग्रोथ नंबर्स काफी अच्छे रहे हैं। सेल्स ग्रोथ अगर हम देखें इनका तो 35% से कंपनी का सेल्स ग्रो हुआ है। मार्जिन में अच्छी इंप्रूवमेंट आई है, 22% से 26% पे मार्जिन आए हैं कंपनी के। एंड नेट प्रॉफिट भी अगर आप देखोगे तो 55-56% के आसपास की ग्रोथ रही है कंपनी के नेट प्रॉफिट के अंदर। सिमिलरली जैसा आईएफएल सिक्योरिटीज का एक बहुत अच्छा फाइनेंशियल ईयर रहा था, देन मार्केट ने उस स्टॉक को रिवॉर्ड किया, वैसा ही आप इनके बिजनेस में भी देखोगे। बिजनेस के नंबर्स काफी अच्छे रहे और मार्केट ने इसके स्टॉक को भी रिवॉर्ड किया है। ऑलमोस्ट 125% का रिटर्न इस स्टॉक ने डिलीवर किया है पिछले एक साल के अंदर, मतलब डबल से भी ज्यादा। तो काइंड ऑफ वही मल्टीबैगल काइंड ऑफ रिटर्न इस स्टॉक ने भी डिलीवर किए अपने शेयर होल्डर्स के लिए। पॉइंट क्या है कि क्यों इन बिजनेसेस को आज हम डिस्कस कर रहे हैं, बिकॉज इन दोनों बिजनेसेस का अगर आप देखोगे तो स्टॉक तो अच्छा खासा भागा है, स्टॉक ने तो अच्छा रिटर्न डिलीवर किया है, लेकिन वो जो स्टॉक में जो रिटर्न्स आया है उसके बाद भी अगर हम स्टॉक का पीई मल्टीपल देखते हैं तो आईएफएल सिक्योरिटी के केस में आपको वो 13-14 के आसपास दिखेगा करंट लेवल की अगर हम बात करें। सिमिलरली अगर मैं एसएमसी ग्लोबल की बात करूं तो इसका पीई मल्टीपल भी जो है वो 10 भी नहीं है, मतलब 9-9.5 के आसपास में इसका पीई रेशियो है। तो इससे हमको क्या समझ आता है कि ये जो इतना बड़ा रनवे आया है इनके स्टॉक के अंदर, स्टॉक ने तो जो इतने अच्छे रिटर्न्स डिलीवर किए हैं उसको मेनली इनके बिजनेसेस में जो अर्निंग ग्रोथ है उसने ड्राइव किया है। ऐसा नहीं है कि अर्निंग ग्रोथ नहीं रही है या अर्निंग ग्रोथ बहुत कम रही है, सिर्फ स्टॉक भाग गया है। बिकॉज अगर वैसा केस होता तो वो बहुत ही खराब केस या फिर आप नेगेटिव केस बोल सकते हो कि इन्वेस्टर्स के लिए होता है, जहां पे पी रेशियो आपको दिखता है 40 का है या 50 का है एक स्टॉक का, लेकिन उसकी अर्निंग ग्रोथ उतनी नहीं रही है, अर्निंग ग्रोथ उसकी 10% 15% है। फिर उस केस में क्या हो जाता है, वो जो रिस्क रिवॉर्ड है वो बिल्कुल अनफेवरेबल हो जाता है इन्वेस्टर के अगेंस्ट में। बट यहाँ पे दोनों ही बिजनेसेस का हम देख रहे हैं तो क्या है, अर्निंग ग्रोथ अच्छी रही है, अर्निंग ग्रोथ 50% 17% से दोनों बिजनेसेस की बढ़ रही है, लेकिन स्टॉक का पी मल्टीपल अभी भी वही 12, 13, 10 के आसपास है। अब इस केस में क्या होता है, यहां पे हमारा काम ये है कि इन बिजनेसेस को हम ट्रैक करें। वी नो कि कैपिटल मार्केट का स्टॉक है, सिक्लिकलिटी तो होती है, बट इसीलिए तो हम ट्रैक करते हैं। सो कल को चल के अगर इनकी ग्रोथ 20-25% पे भी रहती है, आज तो बिजनेस 30-50% पे ग्रो कर रहा है, अगर कल को चल के बिजनेस 20% पे भी ग्रोथ को सस्टेन कर लेता है और स्टॉक का पी मल्टीपल 13-10 के आसपास है, तो रिस्क रिवॉर्ड अगर हम देखें तो ये आई मीन डाउनसाइड बहुत ज्यादा नहीं है, यहां से डाउनसाइड प्रोटेक्टेड है ऐसा हम बोल सकते हैं। हाँ, अगर कल को चल के मैनेजमेंट ही ऐसा बोलता है कि हमें डिमांड बिल्कुल कम लग रही है, नंबर ऑफ डीमैट अकाउंट जो ओपन होने वाले हैं वो उसमें बहुत ज्यादा डाउट लग रहा है, तब तो वो क्लियर साइन है कि स्टॉक में कुछ खास आपको मिलेगा नहीं, बिकॉज मैनेजमेंट खुद ही एक थोड़ा सा नेगेटिव कमेंट्री दे रहा है। तो इसलिए ट्रैक करना इंपॉर्टेंट है। एंड ये अगर हमारे वॉच लिस्ट में अगर ऐसे बिजनेसेस हम और ऐड करते जाएं तो हमारे लिए बेटर है, बिकॉज कल को चल के सपोज करो अगर एंजल वन की परफॉर्मेंस खराब होती है, उसके बिजनेस में कोई प्रॉब्लम आता है, या नोवामा के बिजनेस में कोई प्रॉब्लम आता है, तो आपके पास में एक अपॉर्चुनिटी रहेगी, आपके पास में रहेगा 2-3 ऐसे बिजनेसेस जहां पे आपको पता है कि ग्रोथ अच्छी है और इनका रिस्क रिवॉर्ड जो है वो फेवरेबल है। तो इसीलिए ज्यादा से ज्यादा ऐसे बिजनेसेस हमें ट्रैक करने हैं जहां पे अपॉर्चुनिटीज अच्छी हो। तो यही पर्पज है इनको ऐड करने का वॉच लिस्ट के अंदर। सो रिजल्ट इनके भी अच्छे रहे जो हमने डिस्कस किया है। अब एसएमसी ग्लोबल का अगर हम बिजनेस मॉडल देखें तो ये कंपनी वैसे तो फुल टाइम ब्रोकर है, 1994 में इन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया था, लेकिन लेटर ऑन इन्होंने बाकी सारे सेगमेंट्स के अंदर भी एंटर किया है। जैसे एक इनका सब्सिडरी है मनी वाइज। सो मनी वाइज के अंदर इन्होंने एक और बिजनेस स्टार्ट किया है स्टॉक्स कार्ड करके, आई बिलीव आपने इसका नाम सुना होगा। तो स्टॉक्स कार्ड जो है वो डिस्काउंट ब्रोकिंग के अंदर है, जैसे ग्रो का मॉडल है, जीरोदा का है, एंजल वन का है, वैसे ही इनका स्टॉक्स कार्ड का मॉडल है। तो ये इनका डिस्काउंट ब्रोकिंग का बिजनेस है। एक इनका खुद का फुल टाइम ब्रोकिंग का है मेन एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटी, उसी के अंदर ये सब्सिडरी है। देन एक और इनका 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 एनबीएफसी का बिजनेस है मनी वाइज के नाम से ही। उसके अलावा इनका इंश्योरेंस ब्रोकिंग का बिजनेस है। देन कंपनी का खुद का ट्रेडिंग वगैरह करती है कंपनी, तो वो भी एक सेगमेंट है। उसके बाद इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का बिजनेस है। तो अलग अलग सेगमेंट में इन्होंने डाइवर्सिफाई किया हुआ है पिछले कुछ टाइम में अपने ओवरऑल बिजनेसेस को, और इस पूरे फाइनेंशियल ईयर में ग्रोथ नंबर्स काफी अच्छे रहे हैं, मार्जिन में इंप्रूवमेंट देखने को मिली और अर्निंग ग्रोथ काफी अच्छी रही है। सो अभी हमको वही करना है, कौन कॉल देखना है कंपनी का कि FY25 के लिए मैनेजमेंट का क्या गाइडेंस है, क्या आउटलुक है, एंड एज एन इन्वेस्टर हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस स्टॉक से। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैनेजमेंट वही कह रहा है जो कि हर एक कैपिटल मार्केट का बिजनेस मैनेजमेंट आज के टाइम पे बोल रहा है कि फाइनेंशियल ईयर FY24 बहुत अच्छा रहा है हमारे लिए।
हर एक सेगमेंट ने काफी अच्छा परफॉर्म किया है एंड ओवरऑल बहुत अच्छा फाइनेंशियल ईयर रहा है इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ, इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी। देन कंपनी कह रही है कि हमने टेक्नोलॉजी वाइज बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया है पिछले कुछ टाइम में, काफी ज्यादा फोकस रहा है हमारे हर एक बिजनेस के टेक्नोलॉजी को इंप्रूव करने के ऊपर, उन्हें एनहांस करने के ऊपर, एंड इसका रिजल्ट आपको कहां पे दिखेगा? स्टॉक्स कार्ड के अंदर। तो कंपनी कह रही है स्टॉक्स कार्ड जो हमने ये बिजनेस अपना लॉन्च किया है, ये बेसिकली शो करता है कि हम कितना ज्यादा इनोवेशन के ऊपर फोकस कर रहे हैं। सो बेसिकली कंपनी स्टॉक्स कार्ड के अंदर क्या करती है? वैसे तो डिस्काउंट ब्रोकिंग वाला बिजनेस है इनका, जैसे ग्रो का है, एंजल का है, लेकिन एक इन्होंने थोड़ा सा अलग फीचर इसमें ऐड किया है। अब जैसे जीरोधा में आप देखते हो तो वहां पे डिलीवरी आपको फ्री मिलती है, मतलब अगर आप कोई स्टॉक डिलीवरी में बाय करते हो तो उस पर जीरोधा आपका कोई ब्रोकरेज चार्ज नहीं करता है। वो वाला फीचर इनके पास भी है, लेकिन एक इन्होंने थोड़ा सा अपने आप को डिफरेंट करने के लिए एक चीज और क्या ऐड करी है कि अगर आपका कोई भी ट्रेड इंट्राडे के अंदर, कोई भी ट्रेड अगर आपका लॉस में जाता है तो उस पर आपको ब्रोकरेज नहीं लगेगा, जीरो ब्रोकरेज रहेगा आपका। ब्रोकरेज आपको सिर्फ उसी ट्रेड के ऊपर लगेगा जिसमें आपका कोई ना कोई प्रॉफिट होगा, चाहे ₹1 का भी प्रॉफिट होगा, लेकिन ब्रोकरेज तभी लगेगा। अगर लॉस हुआ है तो जीरो ब्रोकरेज होगा। अब ये करके कंपनी ने क्या किया, बेसिकली अगर आप ब्रोकिंग इंडस्ट्री में देखो तो इनको नेगेटिवली थोड़ा सा क्यों लिया जाता है एक ब्रोकर को? क्योंकि इन्वेस्टर बोलता है यार मेरा प्रॉफिट हो या लॉस हो, मतलब लेकिन जो ब्रोकर है मेरा वो तो तब भी कमाएगा ही। अगर मेरा लॉस हुआ तो वो मेरा लॉस हुआ, लेकिन जो मेरा ब्रोकर है उसका अर्निंग फिर भी रहेगा। तो इस तरीके का जो इन्होंने प्लान ऑफर किया है, तो ये इन्होंने एक साइकी को प्ले किया है कि कंपनी क्या बोल रही है तो ब्रोकर, लेकिन ब्रोकर क्या बोल रहा है कि मैं तभी अर्न करूंगा अगर मेरा जो क्लाइंट है उसका प्रॉफिट आएगा। अगर क्लाइंट का लॉस हुआ ट्रेड के अंदर तो मैं उससे जीरो ब्रोकरेज चार्ज करूंगा। सो ये इनका एक फीचर है। तो इसमें कंपनी कह रही है कि ये फीचर बेसिकली हमें अलग शो करता है बाकी डिस्काउंट ब्रोकर से, प्लस काइंड ऑफ आप बोल सकते हो कि क्लाइंट्स की तरफ हमारा थोड़ा ट्रांसपेरेंसी ज्यादा है, हम थोड़ा सा ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है क्लाइंट्स के लिए। सो इस तरीके का इन्होंने मॉडल लॉन्च किया हुआ है। देन कंपनी कह रही है कि ब्रोकिंग वाले बिजनेस के साथ में और भी जितने भी सेगमेंट्स हैं हमारे, चाहे वो इंश्योरेंस का बिजनेस हो, लैंडिंग वाला बिजनेस हो, उसके अंदर भी टेक्नोलॉजी पे तो हमने अच्छा खासा इन्वेस्ट किया है पिछले कुछ टाइम में। देन कंपनी ने एक इनसाइट शेयर किया है ब्रोकिंग इंडस्ट्री का। कंपनी बोल रही है कि ब्रोकिंग इंडस्ट्री आज के टाइम पे एक पैराडाइम शिफ्ट जो है वो देख रहा है। क्यों देख रहा है? बिकॉज रिटेल का पार्टिसिपेशन बहुत बड़ा है। सो कंपनी कह रही है कि रिटेल का पार्टिसिपेशन पिछले 3-4 साल के अंदर बहुत ज्यादा बड़ा है। कैपिटल मार्केट के अंदर डीमैट अकाउंट्स बहुत ज्यादा ओपन हुए हैं, और इनमें सबसे बड़ा रोल किसका रहा है? फाइनेंशियल लिटरेसी बढ़ी है हमारे कंट्री के अंदर। वो क्यों बढ़ी है? बिकॉज डिजिटाइजेशन बढ़ा है, इंफॉर्मेशन नॉलेज आज के टाइम पे फ्रीली अवेलेबल है, एंड इससे क्या हुआ है, ओवरऑल जो एक्सेसिबिलिटी है अलग अलग इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट की, वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है हर एक इन्वेस्टर के पास में। इसका मतलब क्या हुआ? कंपनी ये कह रही है कि आज से अगर आप 5-10 साल पहले चले जाओ, एग्जांपल में अगर हम समझे इसको, तो लोगों के पास में इन्वेस्टमेंट के लिए क्या ऑप्शन होता था? एफडी सबसे बेस्ट ऑप्शन होता था, या फिर आप गोल्ड में इन्वेस्ट कर दोगे, या फिर रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर दोगे। ये 2-3 सबसे बेस्ट ऑप्शन होते थे इन्वेस्टर्स के पास में। फाइनेंशियलाइजेशन मतलब कैपिटल मार्केट से तो लोग बहुत ज्यादा डरते थे। क्यों? बिकॉज इतनी नॉलेज नहीं थी, मिस सेलिंग बहुत ज्यादा होती थी, जो एक्सपीरियंस था लोगों का, कुछ लोगों का, वो बहुत ज्यादा खराब था, एंड वो आगे और सर्कुलेट करते थे इस तरीके के एक्सपीरियंस को। तो ऑब्वियसली कोई भी इन्वेस्टर जो है वो कंफर्टेबल तो बिल्कुल फील ही नहीं करता था कैपिटल मार्केट के साथ में, या इन्वेस्टमेंट वगैरह सिक्योरिटीज मार्केट के साथ में। तो ये एक बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट था। अब पिछले 5-7 साल 10 साल के अंदर क्या हुआ है कि डिजिटाइजेशन बहुत ज्यादा बढ़ा है। आज के टाइम पे इंफॉर्मेशन नॉलेज जो है वो फ्रीली अवेलेबल है। इवन अगर कोई बहुत लेमैन रिटेल इन्वेस्टर है, जीरो से स्टार्ट कर रहा है, तो वो भी कुछ मंथ के अंदर एक अच्छी खासी नॉलेज गेन कर सकता है, किस तरीके से इन्वेस्टमेंट चलता है, क्यों इन्वेस्टमेंट जरूरी है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या, फाइनेंशियल लिटरेसी बढ़ी है इन सारी चीजों से। जैसे आप देखते हो कितने सारे इन्फ्लुएंसर्स आए हैं पिछले कुछ सालों में। इनफैक्ट जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं उन्होंने ऑनलाइन कितना ज्यादा एजुकेशन देना शुरू किया है, फ्रीली एजुकेशन देना शुरू किया है। तो इससे क्या हुआ है कि आज के टाइम पे जो छोटा इन्वेस्टर भी है उसको भी ये समझ आ रहा है कि वेल्थ क्रिएशन कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब मैं एफडी में रख के तो अपना पैसा जो है वो कम कर रहा हूं, मेरा वेल्थ तो डिक्लाइन हो रहा है। अगर मैं वेल्थ क्रिएशन पे फोकस नहीं करूंगा तो मैं तो 50-60 ईयर्स तक जॉब ही करता रह जाऊंगा, एंड मेरा कुछ बनने वाला नहीं है। मतलब मेरी सेविंग जो है वो सेविंग ही रह जाएगी, कुछ खास वेल्थ क्रिएट नहीं होगी, ना मेरे लिए ना मेरी फैमिली के लिए। सो इसकी इंपॉर्टेंस, इसकी अर्जेंसी समझ आ रही है आज के टाइम पे इन्वेस्टर्स को, एंड उसकी वजह से हम देख रहे हैं कि रिटेल का पार्टिसिपेशन कितना ज्यादा बढ़ रहा है। सो वही चीज कंपनी कह रही है। देन कंपनी का कहना है कि इनमें सबसे बड़ा ट्रेंड आपको क्या देखने को मिल रहा है कि जो ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स हैं
और जो मोबाइल ऐप्स हैं, इन कंपनीज ने काफी ज्यादा एम्पावर किया है इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स को। ऑब्वियसली किया है, बिकॉज अगर आप 10 साल पहले चले जाओ तो ये जितने भी ट्रेडिशनल इन्वेस्टर्स थे, ट्रेडिशनल ब्रोकर्स थे, आपका एचडीएफसी सिक्योरिटी हो या कोटक सिक्योरिटी है या मोतीलाल ओसवाल है, तो इनका सबका मेजर क्लाइंट फोकस किसके ऊपर होता था? एचएनआईज के ऊपर, या फिर जो हाई टिकट साइज क्लाइंट्स हैं, या फिर जिन क्लाइंट्स का जो पर्स है वो बहुत बड़ा है, क्योंकि जितना बड़ा क्लाइंट का इन्वेस्टमेंट होगा उतना ज्यादा उसका ब्रोकरेज होगा, उतना ज्यादा इन ब्रोकर्स का इनकम होगा। तो ये जो रिटेल इन्वेस्टर्स होते थे जिनको 5,000 इन्वेस्ट करना है, 10,000 इन्वेस्ट करना है, इनको तो सिंपली बोला जाता था कि आप बैंक में आरडी कर लो, बिकॉज आपसे ब्रोकर को भी कोई फायदा नहीं होने वाला एंड अल्टीमेटली आप भी लॉस खा के वापस एफडी में ही, आरडी में ही जाने वाले हो। तो इनकी प्रेफरेंस ही ज्यादा नहीं होती थी। बट आज के टाइम पे हम देख रहे हैं कि जैसे ये डिजिटाइजेशन बढ़ा है, जैसे ये डिस्काउंट ब्रोकर्स आए हैं, मेनली आप बोल सकते हो जीरोधा ने इस ट्रेंड को स्टार्ट किया, उसके बाद कितनी सारी कंपनीज ने इसको फॉलो किया, और ऑनलाइन, वही ऑनलाइन कितना फ्रीली एजुकेशन हुआ। हम भी यहाँ पे कितने सारे बिजनेसेस को एनालाइज करते हैं, फ्रीली अलग अलग स्टॉक्स के ऊपर डिस्कशन करते हैं। तो उससे क्या हो रहा है? अवेयरनेस बढ़ रहा है, इंफॉर्मेशन फ्रीली शेयर हो रहा है लोगों के बीच में, एंड उनके बीच में कॉन्फिडेंस आ रहा है कि मैं भी स्टॉक्स वगैरह में इन्वेस्ट कर सकता हूं, मैं भी डीमैट अकाउंट ओपन कर सकता हूं। उसके ऊपर से जो डिजिटाइजेशन रहा है गवर्नमेंट का, उसने तो बहुत बड़ा रोल प्ले किया ही है। सो ये पॉइंट है। एंड इसमें एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि ये जो ट्रेंड है ये कंटिन्यू रहने वाला है। अभी तो ये स्टार्ट ही हुआ है, अभी तो सिर्फ 15-16 करोड़ डीमैट अकाउंट्स हैं, उसमें भी कितने ऐसे हैं जिनके मतलब यूनिक डीमैट अकाउंट्स अगर हम ढूंढने जाएंगे तो वो और भी ज्यादा कम है, बिकॉज एक इन्वेस्टर के 3 से 4 डीमैट अकाउंट तो होते ही हैं। तो यहां से ग्रोथ का रनवे जो है वो तो अभी स्टार्ट हुआ है, एक बहुत बड़ा स्कोप अभी भी बाकी है। देन कंपनी कह रही है कि ये जो इतनी अच्छी ग्रोथ आई है, इतनी फास्ट जो ग्रोथ आई है, उसमें इंटरनेट, स्मार्टफोन एक्सेसिबिलिटी का बहुत बड़ा रोल रहा है। ऑफकोर्स हमने बहुत बार इस चीज को डिस्कस भी किया है। एंड एक इन्होंने ट्रेंड शो किया है कि टीयर 2, टीयर 3, टीयर 4 सिटीज से ऑलमोस्ट 50% डीमैट अकाउंट्स आए हैं। मतलब पिछले कुछ सालों में जितने भी डीमैट अकाउंट आए हैं उनमें से 50% डीमैट अकाउंट जो है वो टीयर 2, टीयर 3, टीयर 4 सिटीज से आए हैं। पहले क्या होता था? वही मेट्रो टीयर 1 सिटीज के जो टॉप टीयर के क्लाइंट्स हैं, एचएनआई क्लाइंट्स हैं, अल्ट्रा एचएनआई क्लाइंट्स हैं, उन्हीं पे ज्यादा फोकस किया जाता था, ब्रोकर्स भी उन्हीं को केटर करते थे। लेकिन आज के टाइम पे इंडिया की मेन कैपिटल मार्केट में ग्रोथ कहां से आ रही है? टीयर 2, टीयर 3, टीयर 4 मार्केट से। और आप हर एक ब्रोकिंग कंपनी को देखोगे वो भी क्या बोल रही है कि हमें डीपली पेनिट्रेट करना है, और यहां पे अभी ग्रोथ स्टार्ट ही हुई है। आगे का अगर आप अगले 5-10 साल का भी अगर आप ग्रोथ देखोगे तो कहां से आएगा? वो यही टीयर 3, टीयर 4 सिटी से। मेट्रो सिटी से अब ज्यादा ग्रोथ आने वाला नहीं है, बिकॉज यहां पे तो पेनिट्रेशन ऑलरेडी अच्छा खासा है। जो इंक्रीमेंटल ग्रोथ है वो इंडिया के टीयर 3 सिटी में है, जो छोटे छोटे सिटीज है लाइक कानपुर, बरेली वगैरह, ये जो छोटे सिटीज है यहां से मेजर ग्रोथ आने वाला है। सो वही कंपनी कह रही है। एंड इसमें एक और इंपॉर्टेंट पार्टिसिपेशन किसका रहा है? यूथ का रहा है, बिकॉज वही पॉइंट है। पहले अगर आप देखते थे तो ज्यादातर अकाउंट्स किसके खुलते थे? जिनकी एज 40s में है या 50s में है। अब जो 40 या 50 में अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर रहा है तो उसके पास वेल्थ क्रिएशन का जो टाइम है वो बहुत कम है। मतलब उसको कंपाउंडिंग कितनी मिल जाएगी? 5 साल में, 10 साल में, 15 साल में कितनी कंपाउंडिंग मिल जाएगी? वीजा वीज आज के टाइम पे अगर आप देखो तो जो यंग रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, जो 20s में है, 30s में है, उनके पास 30-30, 40-40 साल का कंपाउंडिंग टाइम अवेलेबल है। सो इवन दो अगर वो छोटा भी स्टार्ट करते हैं, 5,000 की एसआईपी भी स्टार्ट करते हैं या 1,000 रुपए से भी स्टॉक इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करते हैं, तो ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी, कंपाउंडिंग की अपॉर्चुनिटी उनके पास में बहुत ज्यादा है। सो कंपनी क्या कह रही है? 55 से 60% जो डीमैट अकाउंट ओपन हुए हैं पिछले कुछ सालों में, वो उनके हुए हैं जिनकी एवरेज एज जो है वो 35 ईयर से भी कम है। तो ये भी एक अच्छा पॉजिटिव ट्रेंड है। देन कंपनी अपने बिजनेस के बारे में बोल रही है कि हमारा ग्रोथ जो है वो हर एक सेगमेंट में काफी अच्छा रहा है। ब्रोकिंग बिजनेस हो, डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस हो, ट्रेडिंग बिजनेस हो, सब में काफी अच्छी ग्रोथ रही है। 35% से हमारा रेवेन्यू ग्रो हुआ है। इनके जो ऑथोराइज पर्सन होते हैं, जो सब ब्रोकर्स होते हैं, वो कंपनी के पास में 2327 है, 437 सिटीज के अंदर इनकी प्रेजेंस है। देन कंपनी कह रही है कि 7,000 से ज्यादा हमारे पास म्यूचुअल फंड एसोसिएट्स हैं। तो टोटल म्यूचुअल फंड का एयूएम कितना है इनका? लगभग 3800 करोड़ का। ये म्यूचुअल फंड एयूएम वो है जो कंपनी डिस्ट्रीब्यूट करती है, क्रॉस सेल करते हैं, हर एक ब्रोकर करता है, जो वैसा ही वाला एयूएम है इनका। देन एनबीएफसी भी है। एनबीएफसी में इनकी 37% की ग्रोथ रही है लोन बुक की। 1237 करोड़ का लोन बुक है, छोटा ही है बट कंपनी की ग्रोथ अच्छी है उसमें। और 23 ब्रांचेस है कंपनी के। इंश्योरेंस वाले बिजनेस में कंपनी के 7 ब्रांचेस हैं टोटल, और बेसिकली इनका B2B मॉडल है, ये B2C मॉडल नहीं है। तो इसमें इनके 311 मोटर इंश्योरेंस सर्विस प्रोवाइडर के साथ में टाई अप है। देन कंपनी कह रही है कि टेक्नोलॉजी पे हमने पूरे फाइनेंशियल ईयर के अंदर काफी अच्छा इन्वेस्टमेंट किया हुआ है।
मार्जिन्स वगैरह हमारे काफी अच्छे हुए हैं बिकॉज वॉल्यूम ग्रोथ हमें मिला है। तो मार्जिन्स अच्छे रहे हैं क्योंकि फिक्स कॉस्ट तो आपकी सेम ही रहती है। अगर आप एम्प्लॉय को सैलरी पे कर रहे हो तो वो तो आपका 50-50% से बढ़ता नहीं है, एम्प्लॉय सैलरी आपका वही 10-20-30% से बढ़ेगा। लेकिन अगर आपको वॉल्यूम ग्रोथ मिल गया है तो उसमें ऑपरेटिंग लेवरेज मिलता है और मार्जिन्स वगैरह इंप्रूव होते हैं। तो वही कंपनी के नंबर्स में भी हमको देखने को मिला है। एनबीएफसी में एक और अच्छा चीज क्या है कि इनका ग्रॉस एनपीए कम है, मतलब 2.18% के आसपास का ग्रॉस एनपीए कंपनी का। इंश्योरेंस ब्रोकिंग वाला बिजनेस भी इनका 86% से ग्रो हुआ है, तो उसमें भी ग्रोथ काफी अच्छी रही है। देन स्टॉक्स कार्ड जो डिस्काउंट ब्रोकिंग वाला बिजनेस है इनका, उसमें कंपनी कह रही है कि 20 करोड़ का रेवेन्यू रहा है अभी तक और ब्रेक इवन हो गया है वो, मतलब अब यहां से प्रॉफिटेबिलिटी आनी स्टार्ट हो सकती है कंपनी की। कंपनी के ऐप को रेटिंग वगैरह काफी अच्छी मिली है, प्ले स्टोर से 4+ रेटिंग मिली हुई है। इन्होंने बेसिकली ऑप्शंस के लिए काफी ज्यादा फीचर्स ऐड किए हैं, जैसे ऑप्शन चेन ऐड किया है, वन क्लिक ऑर्डर ऐड किया है, एडवांस चार्ट जो होता है ट्रेडर्स वगैरह जो देखते हैं लोग, उनके लिए ये सारे ऑप्शंस इन्होंने ऐड किए हैं। और कंपनी बोल भी रही है कि ये जो ऐप है हमारा, जो डिस्काउंट ब्रोकिंग वाला जो बिजनेस है स्टॉक्स कार्ड का, ये मेनली ऑप्शन ट्रेडर्स को केटर करता है। ऑप्शन ट्रेडर्स को जितने भी फीचर्स चाहिए होते हैं, जितने भी मतलब जो भी उनको चाहिए होता है, वो सारी सर्विसेज हम प्रोवाइड करते हैं इस ऐप के ऊपर। कंपनी कह रही है कि आगे चल के हम और फीचर्स ऐड करेंगे, जैसे कि एमटीएफ, मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी, म्यूचुअल फंड, वेब ट्रेडिंग पोर्टल, ये सारी चीजें हम ऐड करेंगे। और इससे क्या होगा कि ग्रोथ हम और अच्छी एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर भी। देन यूएस सिक्योरिटीज में भी ट्रेड कर सकते हो आप इनके स्टॉक्स कार्ड से। इसके बाद कंपनी का कहना है कि हमने इंडस्ट्री का पहला कुछ नए नए फीचर्स ऐड करने के ऊपर आज के टाइम पे हम फोकस कर रहे हैं। प्लस कंपनी क्या कह रही है कि ये जो डिस्काउंट ब्रोकिंग वाला जो सेगमेंट है, इसको हम और ज्यादा पेनिट्रेट कर रहे हैं बिकॉज ऑब्वियसली स्कोप तो है ही, ग्रोथ का स्कोप तो है ही। और कंपनी कह रही है कि मार्केट खुद ही बढ़ता जा रहा है, हर साल इतनी तेजी से बढ़ रहा है, नए नए ब्रोकर्स आ रहे हैं, उनको भी काफी अच्छी ग्रोथ मिल रही है। तो हम इस वाले सेगमेंट को लेकर के काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट है अपने स्टॉक्स कार्ड वाले मॉडल को लेकर के। कंपनी कह रही है कि आज 15 करोड़ डीमैट अकाउंट है टोटल इंडिया के अंदर, और ये 5x बहुत आराम से हो सकते हैं बिकॉज पर कैपिटा इनकम बढ़ रही है, मिडिल इनकम धीरे धीरे अपर क्लास की तरफ जा रहा है। तो 5x ग्रोथ यहां से हमारी एक्सपेक्टेड है। पूरी इंडस्ट्री की बात करिए कंपनी, तो 15 करोड़ का अगर आप 5x देखोगे तो ऑलमोस्ट 70-75 करोड़ के आसपास का टोटल नंबर ऑफ डीमैट अकाउंट कंपनी प्लान कर रही है पूरी इंडस्ट्री के लिए। और इतनी बड़ी ग्रोथ अगर होगी तो ऑब्वियसली जितने भी प्लेयर्स हैं, बड़े प्लेयर्स हैं, छोटे प्लेयर्स हैं, ट्रेडिशनल ब्रोकर्स हैं या डिस्काउंट ब्रोकर्स हैं, सबके लिए ग्रोथ अपॉर्चुनिटी तो रहने वाली है। देन कंपनी का कहना है कि हमने एड कैंपेन वगैरह के ऊपर भी काफी ज्यादा फोकस किया है। स्टॉक्स कार्ड किया क्या, ये इन्होंने एक एड कैंपेन रन किया है। प्लस कंपनी कह रही है कि एक सोशल मीडिया पे हमने ऑलरेडी इस फिल्म को रन किया है, उस पर स्पेंडिंग वगैरह चल रही है, ब्रांडिंग पे स्पेंडिंग चल रही है। ये चीज तो आपको करनी पड़ेगी बिकॉज डिस्काउंट ब्रोकिंग में आप हर एक प्लेयर को देखो, एंजल वन हो, ग्रो हो, या आपका जीरोदा हो, अप स्टॉक्स है, जितने भी प्लेयर्स हैं अपनी ब्रांडिंग पे कॉन्स्टेंटली स्पेंड करते रहते हैं। बिकॉज जब तक आपका लोगों के बीच में नाम नहीं बनेगा तब तक आपका यूजर बेस नहीं बढ़ने वाला। सो स्पेंडिंग पे, मार्केटिंग पे तो स्पेंड करना पड़ेगा और कंपनी कर भी रही है। देन इनका इंश्योरेंस बिजनेस वाला जो है, इंश्योरेंस वाला जो बिजनेस है, वो कंपनी कह रही है कि पॉलिसी बाजार की तरह नहीं है, पॉलिसी बाजार B2C है, हमारा B2B बिजनेस है। लेकिन हाँ, प्लेटफॉर्म वगैरह उसी तरीके का है, प्रोडक्ट्स वगैरह थोड़े बहुत उसी तरीके के हैं। इसके बाद कंपनी का कहना है कि पिछले 2-3 साल में जो हमारा एनबीएफसी वाला बिजनेस है, उसका लोन बुक का ग्रोथ 35% रहा है और हम काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट है कि यहां से भी आने वाले टाइम में ये ग्रोथ मोमेंटम जो है वो कंटिन्यू रहना चाहिए। देन कंपनी कह रही है कि हमारा पहले कुछ डिजिटल पार्टनर्स के साथ में टाई अप था को लेंडिंग को लेकर के, जो कंज्यूमर लोन देते थे, लेकिन 2022 के अंदर हमें उसमें कुछ प्रॉब्लम लगा और अभी हमने कंज्यूमर लोन वगैरह बिल्कुल बंद कर दिया। मतलब कंपनी अपने एनबीएफसी में को लेंडिंग के अंदर कंज्यूमर लोन नहीं देता है, सिर्फ एसएमई लोन पे इनका मेनली फोकस रहता है। इसके बाद अगर कंपनी कह रही कि जो टोटल इनका क्लाइंट बेस अगर आप देखोगे स्टॉक्स कार्ड के अंदर, जो इनका डिस्काउंट ब्रोकिंग वाला बिजनेस है, आज के टाइम पे टोटल 2.5 लाख डीमैट अकाउंट है इनके, 2.5 लाख क्लाइंट बेस है इनका। टोटल डाउनलोड कितना है? 8.45 लाख, मतलब लगभग 8.5 लाख डाउनलोड है इनका ऐप डाउनलोड किया हुआ है। लेकिन क्लाइंट बेस कंपनी का 2.5 लाख है। तो ये कन्वर्जन है इनका। इसमें अगर आप एक्टिव डीमैट अकाउंट देखने जाओगे तो कंपनी कह रही है कि जो इंडस्ट्री का एवरेज रहता है 10 से 15%, मतलब अगर 100 लोगों ने डीमैट अकाउंट ओपन करवाया है कंपनी के पास में, तो उसमें से 10 से 15 ही एक्टिव होते हैं। कंपनी कह रहा है कि हमारे लिए भी वही रेशियो है एक्टिव का, मतलब 10 से 15% क्लाइंट ही हमारे एक्टिव हैं, बाकी के डोरमेंट है आज के टाइम पे।
एंड ऑब्वियसली एम्प्लॉय कॉस्ट मेन कॉस्ट होती है इनकी। इसके बाद कंपनी का कहना है कि ग्रोथ वगैरह काफी अच्छी रही है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट पे हमारा फोकस रहा है। देन ये जो 2.5 लाख क्लाइंट हैं इनके डिस्काउंट ब्रोकिंग के, ये इनके ट्रेडिशनल ब्रोकिंग वाले बिजनेस को एक्सक्लूड करके है। मतलब ट्रेडिशनल ब्रोकिंग के क्लाइंट अलग है और जो डिस्काउंट ब्रोकिंग के क्लाइंट है वो अलग है, तो उसमें अभी ग्रोथ अच्छी आ रही है। इसके बाद कंपनी कह रही है कि जो डिस्काउंट ब्रोकिंग का जो बिजनेस है वो भी बेस बहुत छोटा है, तो अगले 3 साल के अंदर इसमें हम 100% ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं दोनों पैरामीटर्स पे। मतलब रेवेन्यू ग्रोथ भी 100% और क्लाइंट बेस में भी हम 100% ग्रोथ टारगेट कर रहे हैं। यानी कि आप ये अज्यूम कर सकते हो कि 2.5 लाख का क्लाइंट बेस जो है वो 5 लाख बढ़ सकता है कंपनी का अगले 2-3 साल के अंदर। इसके बाद कंपनी का कहना है कि जो आप वो वाला अगर ऐड कर दोगे जो ट्रेडिशनल ब्रोकिंग वाला है, अगर उसको भी हम ऐड कर दें तो टोटल हमारे पास ब्रोकिंग वाले बिजनेस के 10.57 लाख डीमैट अकाउंट्स हैं, क्लाइंट्स हैं, जिसमें से 2.5 लाख क्लाइंट जो हैं वो हमारे डिस्काउंट ब्रोकिंग के और बाकी का 8 लाख के आसपास जो है वो ट्रेडिशनल ब्रोकिंग से आता है। हर साल कंपनी 1.25 लाख से 1.5 लाख के बीच में नए डीमैट अकाउंट ओपन कर रही है। इसके बाद कंपनी कह रही है कि नए नए फीचर्स हम ऐड कर रहे हैं, और क्योंकि डिस्काउंट मतलब चार्जेस काफी कम रहते हैं तो उसमें हमें रिस्पांस भी अच्छा मिल रहा है इन्वेस्टर से, और आगे की ग्रोथ को लेकर के हम काफी कॉन्फिडेंट हैं। इसके बाद कंपनी का कहना है कि अंडर राइटिंग वगैरह पे हमने काफी ज्यादा फोकस किया है अपने एनबीएफसी वाले बिजनेस पे। सो जैसे यूग्रो अंडर राइटिंग करता है जीएसटी को देख करके, कैश फ्लो को देख करके, तो सिमिलरली कंपनी कह रही है वैसे ही हम आज के टाइम पे अंडर राइटिंग करते हैं, इसलिए हमारा एनपीए भी अच्छा है और ये वाला बिजनेस में भी ग्रोथ अच्छी रहने वाली है। इनमें कंपनी लिवरेज पे कह रही है कि 3 से 3.5 टाइम तक का लिवरेज हम ले सकते हैं आने वाले टाइम में, और ग्रोथ हम इसमें अच्छी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। सो ओवरऑल हर एक सेगमेंट को लेकर के मैनेजमेंट का कहना है कि आज का मतलब अभी तो नंबर्स अच्छे हैं ही, बट अगले 1-2-3 साल के लिए भी मैनेजमेंट ओवरऑल कॉन्फिडेंट है। तो गाइडेंस बोल सकते हो आप लगभग अच्छा है। एग्जैक्टली इन्होंने रेवेन्यू का गाइडेंस नहीं दिया है कि FY25 में कंपनी कितना रेवेन्यू गाइडेंस टारगेट कर रही है, लेकिन इन्होंने 2-3 साल का गाइडेंस दिया है। जैसे इन्होंने अपने डिस्काउंट ब्रोकिंग वाले बिजनेस में बोला है कि 100% ग्रोथ कंपनी टारगेट कर रही है, अचीव कर रही है अगले 3 साल के अंदर। सिमिलरली एनबीएफसी वाले बिजनेस के अंदर कंपनी का कहना है कि लोन बुक का ग्रोथ का जो मोमेंटम है 35% का, वो कंटिन्यू रहना चाहिए आने वाले क्वार्टर्स में भी। तो ये कुछ इन्होंने गाइडेंस शेयर कर रही है। सो ओवरऑल एक कॉन्फिडेंस नजर आता है एंड वी कुड एक्सपेक्ट कि इस तरीके का ग्रोथ मोमेंटम कंटिन्यू रहना चाहिए बिजनेस के अंदर आने वाले टाइम में। बाकी ट्रैक तो ऑब्वियसली हमको करना ही है। पॉइंट वही है कि ग्रोथ अच्छी है, बिजनेस की परफॉर्मेंस अच्छी है, मार्जिन इंप्रूव हो रहे हैं, अर्निंग काफी अच्छे से ग्रो हो रहा है। ऐसे में अगर स्टॉक का पी 10, 11, 12, 13 का रहता है तो वहां पे एक अपॉर्चुनिटी बनती है, बिकॉज उसमें डाउनसाइड नहीं है, उसमें नीचे का डाउनसाइड नहीं है। लेकिन हाँ, अगर कल को मैनेजमेंट ने ये बोलना शुरू कर दिया कि अब जो डिमांड है कैपिटल मार्केट की वो थोड़ी सी चैलेंजिंग लग रही है, नए डीमैट अकाउंट ओपन करना थोड़ा सा चैलेंज हो रहा है, तो वहां पे तो आपको एक क्लियर सिग्नल मिल रहा है कि ऐसे स्टॉक से, ऐसे बिजनेस से आप एग्जिट ही करना है, बिकॉज डिमांड ओवरऑल खराब हो रही है और ये कोई बहुत सुपर एफिशिएंट बिजनेसेस नहीं है। आप इनको सिक्लिकल बिजनेसेस बोल सकते हो। एक टर्न अराउंड हुआ है पिछले 1-2 साल के अंदर। अब ये स्टोरी कब तक चलती है वो हमको ट्रैक करना है। करंट लेवल पे ऑब्वियसली एक अच्छी इंटरेस्टिंग अपॉर्चुनिटी बनती है, लेकिन यहां से ट्रैक करते रहना इंपॉर्टेंट है। सो ये ओवरऑल एनालिसिस था एसएमसी ग्लोबल के ऊपर। बाकी जो भी आपके डाउट्स हैं डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू वेरी मच।